जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 10th सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही कि सर क्या पूछा जा सकता है, इस साल तो पैटर्न भी नया है, क्या हम पढ़ सकते हैं, इस टाइम में हम क्या रिवाइज कर सकते हैं। तो बेटा आपको घबराहट होना ये एक नॉर्मल बात है, आपके यहाँ पे कोई भी होता उसके साथ यही हो रहा होता। तो अभी सबसे पहले हमको करने की ये ज़रूरत है बेटा कि हम अपने जो बोल सकते हो घबराहट है उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करें, या थोड़ा सा आप बोल सकते हो थोड़ा रेस्ट लेके हमने साल भर उस चीज के लिए मेहनत की है, तो उससे बाहर क्या ही पूछा जाएगा, और जो कुछ भी बच जाएगा, जो कुछ भी रह गया, वो आज के हम वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि लास्ट मोमेंट में हम क्या पढ़ के जाएं या क्या रिवाइज करके जाएं जो हमारे एग्जाम में आए। तो बेटा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो भी यहाँ पे है, जो भी मैं अगले 10 मिनट 15 मिनट आपको ये बातें बताने वाला हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि हम इसमें आगे बहुत बढ़िया से अपना एग्जाम दे सकें। तो सबसे पहले बेटा हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो चैप्टर वाइज एनालिसिस है, पहले कुछ चैप्टर्स जो हैं जो हमारे पास सीबीएसई में हर साल जो ये चैप्टर्स आए हैं इनमें हमने क्या देखा है, इसके ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज है हमारे पास। क्या देखा हमने कि चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज है हमारे पास। तो जैसे पहला चैप्टर वो 6 मार्क्स से अप्रॉक्स आता है, अभी तक के 4-5 साल के पेपर के ट्रेंड्स के हिसाब से हम देख रहे हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, एसिड बेस एंड सॉल्ट। बेटा इसके ज्यादा मार्क्स नहीं आते, 3 to 4 मार्क्स ही आ पाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाते बेटा, इसमें 3 to 4 मार्क्स का ही आता है। अगला हमारे पास है मेटल्स नॉन मेटल्स, में 10 से 11 मार्क्स के आ सकते हैं, यदि इसमें 3 मार्क्स का हो तो इसमें 10 मार्क्स का हुआ इसके हिसाब से। और कार्बन्स कंपाउंड हमारे पास 6 मार्क्स के अप्रॉक्स होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास तो हुआ चैप्टर वाइज वेटेज। तो सर कहना ये चाह रहे हैं कि मेटल नॉन मेटल जो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के उसके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो मैं बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है क्या। आगे चलेंगे बेटा, जैसे हमारे पास अब आ जाते हैं हर चैप्टर वाइज हम क्या कर रहे होंगे सर। तो सर जैसे पहला चैप्टर हुआ, सर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ के जाएं। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास क्या होना चाहिए, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास इस मूवमेंट में आपको जो पढ़ना चाहिए। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस और इनके एग्जांपल्स, इनके क्या है देखेंगे हम बेटा, एग्जांपल्स देख लेंगे। इसके एग्जांपल्स जैसे हम देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे हम, इसके एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, इसके एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम वाले हम एग्जांपल जरूर देख के जाएंगे। हम कैल्शियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया, ये वाले एग्जांपल्स एक्टिविटीज को हम जरूर देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम क्या कर रहे होंगे सर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास 3 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा हम H2 इलेक्ट्रोलाइसिस वाले पार्ट को जरूर देख के जाएंगे कि H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस कहां से निकल रही होती है। देन हमारे पास आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम क्या कर रहे होंगे सर, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज का भी मैं चैप्टर 3 में भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए तो बेटा 2 ही रिएक्शन जो हमारे एनसीईआरटी में दी गई है उसको एग्जांपल के साथ, बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें कि रिएक्शन उल्टी लिखाते हैं सर, BaSO4 या BaCl2 बना आते हैं। तो बेटा हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ इसकी रिएक्शन जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है क्या। आ जाओ बेटा लास्ट में रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के एक एग्जांपल के साथ, जो कॉपर वाला एग्जांपल है हमारे पास, उसको जरूर ध्यान देके जाएंगे। तो मेजर पार्ट हमारे पास चैप्टर 1 में जो आप ध्यान रख सकते थे, इतने पार्ट से ही हमारे पास क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलते हैं हम चैप्टर 2 में सर क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सर चैप्टर 2 में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर रहा होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ठीक है सर। देन हमारे पास आता है पीएच स्केल के बारे में हम जरूर पढ़ के जाएंगे बेटा। क्या पीएच स्केल में क्या पढ़ के जाएंगे सर, पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है, एसिडिक में क्या होती है, बेसिक में क्या हो रहा होता है, न्यूट्रल में कैसा बिहेव करती है, और हमारे पास डेली यूजेस, डेली लाइफ में जो इसके यूजेस हैं उसको जरूर हम देख के जाएंगे। जो हमारे पास पीएच के यूजेस हैं कि सर डेली लाइफ में क्या क्या यूज कर रहे होंगे इसका। सर पीएच का डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे यूजेस, डाइजेशन के लिए काम आ जाता है सर, कभी डाइजेशन खराब हुआ उसका मतलब क्या हुआ, एसिडिटी हो गई, तो हम क्या यूज करेंगे, कोई भी एक बेस यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट में आता है सॉल्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे पास है इसमें, वो है सॉल्ट्स का। सर सॉल्ट्स में कौन सा, सर सॉल्ट तो बहुत सारे हैं, सबसे सॉल्ट्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा क्लोर-एल्कली प्रोसेस, और इसको जरूर हम ध्यान देके जाएंगे। इसके हर एक पार्ट को NaCl एक्वस होना चाहिए, NaCl लिक्विड होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एनोड पे क्या बन रहा होता है, कैथोड पे क्या बन रहा होता है, उनका यूजेस क्या है, हर एक पॉइंट क्लोर-एल्कली प्रोसेस के हर एक पॉइंट को हम ध्यान रख के जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इस साल सीबीएसई ने चेंज किया है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला।
बेटा हमारे पास क्या है, सीबीएसई ने इस बार क्या किया है, एनसीईआरटी जो जब बोला जाए एनसीईआरटी ने चेंज किया है वो है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले को। तो सर वहां पे लिखा है CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2। ये रिएक्शन जरूर हम देख के जाएंगे। जब इस बार एनसीईआरटी में नए तरीके से लिखा गया है तो बहुत ज्यादा चांस है कि इससे रिएक्शन हमसे पूछी जाए, ठीक है क्या। बाकी हमारे पास इसमें से बाकी जो सॉल्ट्स हैं उनके हमके क्या ध्यान रखना है, ये जो सॉल्ट्स हैं इनके नाम, इनके फॉर्मूले। ये जो सॉल्ट्स है जैसे बेकिंग सोडा हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, उसको कैसे बना रहे होते हैं, या वॉशिंग सोडा क्या होता है, उसके फॉर्मूले। इन तीनों में हम फॉर्मूले या यूज देख के चल जा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस वाले पार्ट से हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लोरेल की प्रोसेस, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर को जरूर ध्यान रख के जाना है, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे सर, मेटल नॉन मेटल जिसको आपने बोला 10 मार्क्स का है, इसमें क्या क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, बोला जाए क्या, एक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें बेटा, एक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, ठीक है क्या। एक्टिविटी सीरीज हम अच्छे से याद करके जाएंगे। देन हमारे पास क्या आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विथ इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास कॉपर में सेल्फ रिडक्शन होता है, कॉपर सेल्फ रिडक्शन होता है। बीच में हमारे पास एक आती है थर्माइट रिएक्शन के, एल्यूमिनियम हमारे पास जब होता है Al2O3 के फॉर्म में, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम, आयरन यूज कर लेते हैं। या Fe2O3 होता है, उसमें हम सॉरी बेटा, यदि हमारे पास Al2O3 Fe2O3 हो रहा होता है, उसमें एल्यूमिनियम रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Al2O3 ये बन रहा होता है, प्लस Fe बन रहा होता है। हाँ जी सर, तो इसलिए थर्माइट रिएक्शन हम थोड़ा ध्यान से रख के जाएंगे। तो मेटल जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आप पढ़ रहे हो उसमें रिएक्शन जरूर से जरूर देखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं रिएक्शन को ही बोलूंगा, तो सबसे पहले कॉपर की सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन, दूसरी हमारे पास थर्माइट रिएक्शन है, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख के जाएंगे। ओके बेटा, चलो आ जाते हैं अगला हमारे पास पार्ट। इसमें से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, हमारे पास कोरोजन से सवाल पूछा जा सकता है, एलॉय से पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम जरूर से जरूर करके जाएंगे चैप्टर 3 में, ठीक है क्या बेटा। आयनिक कंपाउंड सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या आता है बेटा, आयनिक कंपाउंड। अब हमारे पास जो XYZ वाले सवाल बन रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो किसमें बनेंगे, आयनिक कंपाउंड में। एक मेटल X है, एक कंपाउंड X है, जो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के सेंस से हम उठा के लाएंगे, यानी ये मेटल हो सकता है। तो इस तरीके के सवाल हम इस चैप्टर में बन रहे होंगे, तो किससे बन सकते हैं, आयनिक कंपाउंड से बन रहे होते हैं, जिसको हम अच्छे से ध्यान से करके जाएंगे। ओके बेटा, आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे चलेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड। सर इसमें क्या करना है, सबसे पहले वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को हम पढ़ के जाएंगे कि कार्बन के इतने कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी होती है, या टेट्रावैलेंसी हो गई उसका, स्मॉल साइज रीजन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम जरूर बना के जाएंगे, क्योंकि हमको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है क्या। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यहां से हमारे पास चालू होता है कि सर इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास तो 4 रिएक्शन होती है। अरे बोलो भैया, कार्बन की कितनी रिएक्शन होती है, यहाँ पे 4 रिएक्शन हो रही होती हैं। हम चारों रिएक्शन को क्या करेंगे, एक अच्छे तरीके से, सर जैसे कि ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, जो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन, सारी रिएक्शन को एक बार अच्छे से देख के जाएंगे। फिर आता है सर इसमें जो XYZ वाला सवाल बनता है, वो कहां से आता है, आ जाओ बेटा। इस चैप्टर में ये XYZ वाला जो हमारे पास सवाल बनते हैं, जो बोला जाए केस बेस्ड सवाल बन रहे होंगे, वो किससे बन रहे होंगे, वो इस वाले पार्ट से। ये केमिकल प्रॉपर्टी और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इन दोनों को मिलाते हुए वो एक बढ़िया सवाल बनाता है। सर कैसे बना रहा होता है वो जो XYZ हमारे पास बन रहे होते हैं, वो तो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, और यहां से जो 4 रिएक्शन होती हैं, ये टोटल 6 रिएक्शन के बेस बनाए जाते हैं। कैसे सर, इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के लिए वो वर्ड यूज कर सकता है, बहुत सारे वर्ड यूज कर, विनेगर वर्ड यूज कर लेगा। दूसरा, इस दोनों के रिएक्शन से एस्टर जो बन रहा होता है, उसके लिए वो स्वीट स्मेलिंग वर्ड यूज कर लेगा। इन जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो बोले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वर्ड यूज करके हमारे पास एडिशन रिएक्शन का यूज कर सकता है। तो बेसिकली मैं बोला जाऊं, ये यदि जैसे ही मैं बोलूंगा कि टॉपिक 3 और टॉपिक 4, टॉपिक 3 और टॉपिक 4 यही मेजर हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें से XYZ वाले सवाल बन रहे होते हैं। इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से करके जाएंगे बेटा। इन दोनों से ही XYZ वाले यदि सवाल पूछे जाएंगे तो इसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि मोस्टली 99% चांस है वो इसी में क्या बनाएंगे, हमारे XYZ वाले सवाल बना रहे होंगे। लास्ट पार्ट जो बच्चों सबसे ज्यादा डर रहे होते हैं, हम सोप एंड डिटर्जेंट। यदि हमको डर भी लग रहा होता है इस टॉपिक से, तो हमको ऐसे डर के नहीं जाना इस टॉपिक से, बट हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ध्यान रखना है। सोप की डेफिनेशन, डिटर्जेंट की डेफिनेशन, सोप और डिटर्जेंट की डेफिनेशन में ध्यान रखेंगे। इन दोनों में, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस, एटलीस्ट 3 डिफरेंस जरूर हम पढ़ के जाएंगे। उसके बाद हमारे पास हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का इफेक्ट देख के जाएंगे। सोप का स्ट्रक्चर देख लेंगे कि सर इसमें 2 पार्ट होते हैं, आयनिक और, अरे बोलो, ये कोवेलेंट पार्ट हो जाएगा, एक कार्बन चेन होती है सर, एक लास्ट में हमारे पास क्या होता है,
आयनिक पार्ट होता है सर। तो ये दोनों पार्ट को हम अच्छे से करके जाएंगे। इसमें डिटर्जेंट, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर के इफेक्ट, सोप में क्या होता है, डिटर्जेंट में क्या होता है, ये जो बेसिक है, एटलीस्ट हम इतना भी कर लेंगे तो हमारा काम सोप एंड डिटर्जेंट में हो जाएंगे। आई होप कि आपको चारों चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट जो अभी आप कर सकते हो वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये आपने टॉपिक्स तो पढ़ लिए, इसके साथ साथ हमको कुछ और चीजों की जरूरत होती है सर। वो क्या है? सबसे पहला है सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना है। सर सैंपल पेपर तो हमने बहुत सारे लगा लिए। नहीं बेटा, आपको सैंपल पेपर लगाते समय टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। सर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखने का मतलब क्या हुआ कि आप ये जो पेपर है वो 3 घंटे में ही कर रहे हो। ये जो आप पेपर कर रहे हो 3 घंटे में ही कर रहे हो, और कोशिश ये करेंगे कि ये पेपर हम टाइमर लगा के इस मुकाम पे आ जाएं कि इस तरीके से हम उसको कर लें कि ये टाइम घट के हमारे पास 2:30 हो जाए। 2 घंटे 30 मिनट में हम ये पूरा का पूरा पेपर कर सके, ताकि हमारे पास जो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा बचे हैं उससे हम पूरे पेपर को दोबारा चेक कर सके, दोबारा अच्छे से समझ सके कि हमारी गलती कहां हो रही है, मिस्टेक कहां हो रही है। हो सकता है किसी के 80 मार्क्स आ रहे हो और ये छोटी सी गलती हो, बट वो यदि 3 घंटे में पेपर खत्म कर पा रहे तो गलती को दोबारा चेक नहीं कर पाएगा। लास्ट में एनालिसिस द मिस्टेक, आपके पास जो भी आपने 3 घंटे में पेपर दिया उसमें आप मिस्टेक चेक करिए। मैं तो ये बोल रहा हूं आपको कि यार 2.5 घंटे में आप पेपर खत्म करिए, और उस 2.5 घंटे में जो आधे घंटे बचेंगे 3 घंटे के लिए, उसी में आप अपने एनालिसिस को, मिस्टेक जो भी किए एनालिसिस करिए उसका। क्यों? क्योंकि आप पेपर के बाद तो नहीं कर पाएंगे ना। बोर्ड में हम यदि 2.5 घंटे में हमने पेपर खत्म कर लिया तो जो आधा घंटे बचेंगे हम उसमें अपने मिस्टेक्स को वहीं देख लेंगे कि छोटी मोटी जो गलतियां हो गई हो उसको हम सुधार लेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस इस समय खूब करना है। डेली हम कोशिश करेंगे एक पेपर, सैंपल पेपर तो जरूर करें। एक सैंपल पेपर किसी भी जगह का हो सकता है, आपको संस्था ने जो दी वो हो सकता है, किसी कहीं जगह से आपने लिया वो हो सकता है, बट कोई भी हो, सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा जो अपने को ध्यान रखनी है, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्या कि सर जो सेक्शन वाइज राइटिंग है, इस बार सीबीएसई ने ए बी सी 3 सेक्शन बनाए हैं। यदि केमिस्ट्री का सेक्शन बी है तो हम केमिस्ट्री के सवाल को सेक्शन बी में ही खत्म करें, सेक्शन बी में ही खत्म करें, पहली बात। दूसरा, यदि हम सेक्शन सी चालू कर रहे हैं तो उसको फ्रेश पेज से चालू करें, किसी भी मिड से चालू कर रहे बिल्कुल ना करें, हम किसी भी मिड पेज से चालू ना करें हम। ठीक है क्या बेटा? जैसे ही हम इसमें सेक्शन ए में हमने कुछ लिखा, यदि उसका कोई सवाल नहीं आ रहा आप तो सेक्शन ए में ही आप जगह छोड़ के जाएं। सेक्शन बी या सी में आप लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने सही ही लिखा हो। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें ताकि कॉपी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चेक हो सके। आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी, और मैं आशा करता हूं आपको जो आपको हेल्प चाहिए इस टाइम पे आपको ये वीडियो देखने के बाद जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड वी विल डू इट फॉर आवर सीबीएसई एग्जाम्स, एंड वी विल definitely and we will do it बच्चों। Best of luck. Thank you so much.